बेटा तुमने मुझे एक टास्क पूछा था आज। बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था। तुमने मुझे पूछा था कि मैजिक इरेज़र जो आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ये एक मिथ है कि रियलिटी है। तो हम इसको टेक्निकल पॉइंट से भी समझेंगे और कुछ हम लोग इसको मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम उसको भी समझेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की एक हैबिट होती है। बच्चे क्या करते हैं, क्रेयॉन्स लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, पेन लेते हैं और वो दीवारों पे ना कलर करते हैं, चित्रकारी करते हैं। अब बच्चे जो होते हैं अलग अलग घर में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे इंडियन घरों में आपको एम.एफ. हुसैन साहब मिलेंगे। छोटे से एम.एफ. हुसैन साहब एक पेंसिल लेंगे, पेन लेंगे और दीवारों पे मस्त एक पेंटिंग, टेबल, गुलाब का फूल, कुछ भी, कार, प्लेन, कुछ भी बना देंगे। अच्छा, बच्चे को माँ बाप मना भी नहीं करते क्योंकि उसकी उम्र ही वैसी रहती है। दूसरा, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो फॉरेन कंट्री के बच्चे भी यही करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बच्चे एक से एक होते हैं। उनके यहाँ पे पिकासो मिलता है, हमारे यहाँ पे एम.एफ. हुसैन मिलता है। तो छोटा स्वरूप अगर पिकासो और एम.एफ. हुसैन का देखना है तो घर के बच्चों को देख लो आप। अब क्या होता है, इसे हम बार बार पेंट करना, ये देखो हर इंसान अपने घर में ना वॉशेबल पेंट यूज़ नहीं करता है। एक्रेलिक या वॉशेबल पेंट या प्लास्टिक इमल्शन, इतने कॉस्टली पेंट्स लोग यूज़ नहीं करते। अभी इन कॉस्टली पेंट्स के ऊपर ये वॉशेबल ज़रूर होते हैं, मगर कैसा है, आपको इसको वॉशेबल होने के लिए मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात ये होती है कि ये पेंट लगाना ही अपने आप में एक महंगा काम है। अगर इसके ऊपर अगर अपनी चित्रकारी अगर सामने वाले को करनी दी तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि 2003 में एक डिस्कवरी हुई थी। एक ऐसा वो लोग एक सिस्टम बनाना चाहते थे या एक ऐसा इरेज़र बनाना चाहते थे जो किसी भी टाइप के पेंट, या वो शायद ज़ाइलिन से बना रहे, पॉलीप्रोफिलिन से बना रहे, या किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं केमिकल कंटेंट या इंक या डाई से बना रहे, वो मिट सके, दीवारों पे से मिट सके, फ्लोर पे से मिट सके। तो इसके लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2013 में फाइनली उन्होंने जब लॉन्च किया तो एक प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बूम मचाया जिसका नाम था मैजिक इरेज़र। अब कुछ लोगों को ये मैजिक इरेज़र एक ब्लफ लगता है, अभी भी बहुत सारे लोगों को ब्लफ लगता है कि यार ऐसा मिट नहीं सकता है। बट एज़ पर केमिस्ट्री, और मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ इसलिए मैं बात करूँगा, टेक्निकल बात करूँगा मैं। मतलब ये मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या सोचता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग टेक्निकल पॉइंट पे बात करेंगे। इसे आप अपने घर में बना सकते हैं। आपको इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या अलीबाबा से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक इट एट योर ओन होम। अगर आपके पास, आपको क्या लेना है उसको देखिए। बेसिकली इसके लिए चाहिए आपको वाटर चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगता है, बोरैक्स लगता है, और साथ में आपको लगेगा थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन। अब देखो, अब इसमें हम समझते हैं हमने क्या करना है। 2 कप गर्म पानी करना है, ठीक है। हम लोग इतना गर्म करना है कि वो, अगर 2 कप से हमने पानी लिया है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने 200 ml पानी लिया है तो मुझे उसको रिड्यूस करना है 150 ml पे, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर बराबर ऑप्टिमम होगा। अब मुझे उसमें सबसे पहले क्या डालना है, बोरैक्स। हम पहले सबसे पहले बोरैक्स ऐड करते हैं क्योंकि बोरैक्स जो होता है, बोरैक्स टेम्परेचर को मेंटेन करता है और बोरैक्स की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो नीचे जाता है। अब वो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा स्लरी बन जाएगा, तो आप उसमें क्या कीजिए, कुछ सेकंड्स के बाद यानी 30 सेकंड्स के बाद आप कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा ये एक साथ डालिए और लास्ट में आप डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन। जैसे आप डालते हैं तो ये एक हल्का सा सेमी लिक्विड बनता है, ज़्यादा विस्कस भी नहीं होता है, ज़्यादा पतला भी नहीं होता है, यानी सेमी होता है। और फिर आपके पास जैसे फोम होते हैं, फोम को आप मतलब स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में काटिए और उसको उसमें डुबा दीजिए। देखो, फोम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। फोम जो होता है, फोम पूरा का पूरा ऑस्मोसिस के थ्रू जितना आपने लिक्विड बनाया है वो लिक्विड को वो क्या करेगा, अंदर अपने सक कर लेगा। यानी हमने इसको पढ़े हुए हैं, एक टाइप से हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन विच द सेल्स इनसाइड हैविंग लो प्रेशर एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो जो स्पंज होता है जिसे हमने अंदर डुबाया है उस सोल्यूशन में, तो स्पंज का जो प्रेशर है वो प्रेशर काफ़ी कम रहता है। इसके कारण हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में वाटर फ्लो करता है, यानी जो लिक्विड जो बाहर का है, जो हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाया है बोरैक्स वगैरह सब मिला के, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी वो सोक कर लेगा उसको। इसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई, अगर धूप नहीं है तो आप किसी पंखे के सामने, टेबल फैन के सामने इसे रख दीजिए कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के बाद ये कोई हार्ड नहीं हो जाएगा, इट विल बिहेव लाइक अ स्पंज बट इट विल बिहेव लाइक अ रबर।
जैसे आप लोग इरेजर वाला रबर यूज़ करते हैं, प्लास्टो का हो गया, डोम्स का हो गया, वैसे ये बन जाएगा। तो ये जब बन जाएगा तो आप इससे दीवार के ऊपर अगर किसी बच्चे ने कोई पेन से लिखा है, पेंसिल से लिखा है, या फिर उसने कुछ नक्काशी की है और कुछ पिरामिड बनाया है, मतलब बच्चे जैसा करते हैं दीवारों में, तो आप उसको ईजिली इरेज कर सकते हैं। अब इसमें एक मिथ लोगों के बीच में बहुत है। लोग बोलते हैं कि ये जो ना मतलब मैजिक इरेज़र है, मैं मैजिक इरेज़र नहीं बोलूँगा इसको, मैं एक केमिकल या ऑर्गेनिक इरेज़र बोलूँगा, ठीक है, हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे। ये हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। तो और कई लोगों के दिमाग में ये मिथ है जिनको आधी अधूरी केमिस्ट्री आती है, जो अपने आप को केमिस्ट्री का विद्वान समझते हैं मगर शायद केमिस्ट्री को ठीक तरीके से वो पढ़ते नहीं हैं। वो क्या बोलते हैं कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि वो फॉर्मल्डिहाइड, प्योर फॉर्मल्डिहाइड यूज़ नहीं होता। अगर प्योर फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होगा तो वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो कि CHO बॉन्डिंग के हिसाब से बनता है, तो वो टॉक्सिक मटेरियल है। इसमें यूज़ होता है फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन। फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन इज़ अ पॉलीमर। तो जो पॉलीमर होता है, देखो हम इरेजर बना रहे हैं, रबर, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, टायर्स, इसमें सब में हम सल्फर वगैरह यूज़ करते हैं फॉर हार्डनिंग एंड गिविंग इट अ डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन यूज़ किया है। दिस इज़ अ टेक्निकल नेम, दिस इज़ एन आईयूपैक नेम। अब हम ये समझते हैं कि आईयूपैक नेम होता क्या है। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है, मुझे घर में प्यार से मिक्की बोलते हैं। मेरा पूरा खानदान मुझे मिक्की के नाम से जानता है, मेरे आस पड़ोस वाले भी मुझे मिक्की बोलते हैं। तो देखिए, मिक्की इज़ क्या बोलना चाहिए, मेरा प्यारा सा नाम जिसको हम पेट नेम बोल सकते हैं, या मेरा एक कॉमन फ्रेंडली नेम या फैमिली नेम, या क्लोज बाय जो मेरे क्लोज दोस्त हैं वो मुझे इस नाम से बोल रहे हैं। तो ये नाम से ना मेरा पासपोर्ट है, ना मेरा वीज़ा है, ना मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना ही मेरी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई ऑफिशियल नेम, दिस इज़ अ कॉमन नेम। तो जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें कॉमन नेम भी होता है और एक होता है जिसको हम कहते हैं आईयूपैक। आईयूपैक मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक केमिकल को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करने वाले एक नेम के तहत डाला जाता है, एक टेबल ऑर्डर में डाला जाता है। और ये जो इंटरनेशनल फर्म होती है ये कंप्राइजिंग ऑफ 200 साइंटिस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी कंट्री। इसमें कोई गरीब साइंटिस्ट, गरीब देश या अमीर देश नहीं होता, सारे साइंटिस्ट होते हैं। तो इसको एक सिंपल पॉइंट पे समझते हैं। अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, आई गो टू लॉस एंजलिस एंड इफ आई से आई एम मिक्की, बोलेंगे भाई आपके मिक्की को हम नहीं मानते, आपका पासपोर्ट दिखाओ। माई पासपोर्ट डजेंट हैव द नेम मिक्की, माई पासपोर्ट कंसिस्ट ऑफ माई नेम एज स्वप्निल नायडू। सो स्वप्निल नायडू वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहेगा, ये मेरा नाम रहेगा। तो ये मेरा आईयूपैक नेम है। इट्स बिन एक्सेप्टेड बाय एंटायर वर्ल्ड, यानी पासपोर्ट में चाहे अमेरिका में दिखाओ चाहे किसी भी कंट्री में दिखाओ, हर कंट्री में मेरा नाम स्वप्निल नायडू से ही एक्सेप्ट होगा। तो ये आईयूपैक होता है। यानी अगर मैं एक अफ्रीकन कंट्री में जाता हूँ और मैं उस अफ्रीकन साइंटिस्ट की, ही इज़ ऑल्सो ए जीनियस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम माई फील्ड, हम आमने सामने बैठते हैं एंड इफ़ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इफ आई वांट सम काइंड ऑफ रिएजेंट्स आउट ऑफ फ्रॉम हिज लेबोरेटरी, so I cannot simply say into a very common name, I have to speak in IUPAC। देखो, मुझे उसके अफ्रीकन नहीं आती, उसे मेरी इंग्लिश नहीं आती, समझ लेते हैं हम एक लैंग्वेज बैरियर है। जैसे मेरे कई सारे रशियन फ्रेंड्स हैं जिनको ठीक से इंग्लिश नहीं आती, वो मुझसे रशियन में बात करते, तो भगवान कसम मैं ट्रांसलेटर लेके बैठता हूँ अपने मोबाइल में कि इसे क्या बोला, वो मैं उसका, हाँ इसे ये बोला ना, अब मुझे ये जवाब देना है। तो ये होता है। तो इसमें कैसा होता है, अब दो साइंटिस्ट जब काम कर रहे हैं तो मैं अगर उससे कोई कंटेंट मांगूंगा तो मैं उससे कंटेंट मांगूंगा आईयूपैक के फॉर्मेट में। तो जैसे ही मैं उससे आईयूपैक के फॉर्मेट में मांगूंगा वो मुझे आईयूपैक के फॉर्मेट पे ला के देगा। तो लोगों के दिमाग में ये जो भ्रम है कि फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन मतलब इसमें केमिकल फॉर्मल्डिहाइड यूज़ हो रहा, तो ये आधी अधूरी केमिस्ट्री जानते हैं। इन्हें फिर से एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड इज एन एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल एंड इट्स एन इंडिविजुअल एंटिटी विच इज टेकन एज अ केमिकल कॉन्सेप्ट। Whereas if you read the chapter of standard 12th in CBSE or in state board, you will find that polymer consists of formaldehyde melamine. So polymer is nothing related to formaldehyde, which is an aldehydic content. It's just a chemical name, it's just an IUPAC name to define the polymer as consisting of the polymeric chain which can be cross-linked or which can be overlapping chain. तो ग्रेसिका जो तुम बोला, ये पॉइंट मैंने तुमको क्लियर किया, तुम घर में बना सकती हो इसको। बट एक बात याद रखना बेटा, जब आप इसको बनाओ तो हो सके तो किसी बड़े के प्रेजेंस में बनाना,
अकेले प्लीज़ किसी भी टाइप के केमिकल एक्सपेरिमेंट को नहीं करना, बिकॉज आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों से गलती हो सकती है। तो आपके साथ कोई एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए जो आपको गाइडेंस करे, और ऐसे किसी भी टाइप की कोई इवेंचुअलिटी अगर होती है तो वो इमीडिएट बेसिस पे आपको पहले बचा सके। तो एक जन कोई बड़ा होना चाहिए। मगर आप लोग जैसे कि स्कूल में करने वाले हैं, यू आर फ्रॉम द सेम स्कूल जहाँ मैंने पढ़ा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप वो चीज़ करने की कोशिश कर रही हो जो मैंने एक समय करने की कोशिश किया था, पर मेरे समय में ये सब अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी। लेबॉर्ट्रिकल इतनी हाई इक्विप्ड नहीं थी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट यू आर डूइंग दैट इज़ वेरी गुड, एंड आई अप्रिशिएट ऑल योर फ्रेंड्स एंड यू दैट यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव टू डू समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। सो आप उसको बना सकती हो, आप बहुत सारा ढेर सारा घर में ऐसे बना सकते हो मैजिक इरेजर्स जो आप अपने घर में यूज़ करो। देखो, अगर आप अमेज़ॉन से इसको ऑर्डर करोगे तो अमेज़ॉन में इट कॉस्ट अराउंड $1, दैट मीन्स अराउंड 80 to 85। डिलीवरी चार्जेस के साथ तो आप पकड़ लो 90 या 100 हो जाएगा। बट अगर आप एक 100 रुपीज़ का स्पंज लेकर आओ और आप एक 100 रुपीज़ का ये बोरैक्स वगैरह का सब मटेरियल लेकर आओ, तो 200 रुपीज़ में यू कैन मेक ऑलमोस्ट अराउंड 50 इरेजर्स। तो आप 50 इरेजर्स बनाते हो तो आप ये मान के चलो आपने कितना सारा पैसा बचाया। अगर मैं 80 के हिसाब से देखूँ तो 8 5 40, यू हैव सेव्ड ऑलमोस्ट अराउंड 8 5 40, ऑलमोस्ट अराउंड 4000 रुपीज़। तो थोड़ा सा एफर्ट अगर आप कर रहे हो तो ये आपको एक्सपेरिमेंट का आइडिया भी पता चलेगा, आपको पॉलीमर के कंटेंट्स पता चलेंगे, पॉलीमर इलास्टिसिटी कैसी बनती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप नेचुरल रबर में, अगर आप उसको नेचुरल रबर को थोड़ा सा हीट अप करते हो और आप उसमें सल्फर डाल देते हो तो वो टायर के फॉर्मेशन में बन जाता है। टायर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलीमर। अब टायर में कई सारे होते हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ठीक है। अब ये मैं आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाऊँगा। राइट नाउ अभी आपकी एज नहीं है इसको पढ़ने की, तो आप अभी छोटे हो, तो जब आप इस एज में आओगे तो मैं आपको पॉलीमर चैप्टर में ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि कितना कंटेंट का ब्यूना एस और ब्यूना एन किस तरीके से होता है, कितने पॉलीमर कंटेंट पे हमको सल्फर मिलाना पड़ता है, कैसे वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है, वल्कनाइजेशन के 42 स्टेप्स कैसे होते हैं, तब कहीं जाके डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स के टायर्स बनाए जाते हैं, कितना टायर प्रेशर के हिसाब से कितना सरफेस एरिया रखा जाता है जिससे टायर की विड्थ, टायर की लेंथ और टायर की स्ट्रेंथ और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन होती है। सो वो उसके लिए भी थोड़ा समय है, बट आई वुड से कि तुम लोग ये जो मैजिक इसका काम कर रहे हो, मैजिक इरेजर का, दैट इज़ रियली नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग, मतलब अच्छा प्राउड फील होता है कि चलो बच्चे लोग, आप लोग केमिस्ट्री को समझ रहे हो और आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एज जिसमें कि तुम लोग बहुत छोटे हो, बट यू हैव एन इंटरेस्ट। तो धीरे धीरे करके जब तुम एक लेवल पे पहुँचोगे स्टैंडर्ड 11 12th में, तो यू विल क्रिएट मिराकल्स। सो ये बात सही है, इफ़ यू वांट टू स्टडी देयर इज़ नो लिमिट, इफ़ यू वांट टू डिस्कवर समथिंग देयर इज़ नो क्लॉक इन दिस वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू। सो जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। और ये मेरी तरफ से आपको ये है सपोर्ट कि आपके दोस्तों को या आपको किसी भी टाइप का कोई भी टेक्निकल सपोर्ट लगता है, प्रिकॉशनरी सपोर्ट लगता है, इक्विपमेंट सपोर्ट लगता है, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू विथ 24/7। विद दिस थॉट बेटा, बेस्ट ऑफ लक, एंड हम लोग उम्मीद करते हैं दैट यू विल बी मेकिंग समथिंग गुड विच विल बी हेल्पफुल फॉर द एंटायर सोसाइटी। विद दिस थॉट, टेक केयर बेटा एंड गुड नाइट।